नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत बड़ौदे और आप सभी का स्वागत है टारगेट स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको उत्तर मध्य उच्च भूमि के बारे में बताया था और उत्तर मध्य उच्च भूमि के बारे में हमने यह समझा था कि उत्तर मध्य उच्च भूमि को दो भागों में बांटा गया, एक अरावली पर्वत श्रृंखला और एक मालवा का पठार। तो अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा के पठार के बारे में तो हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों, दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था? उत्तर मध्य उच्च भूमि। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसे कहेंगे दक्षिण मध्य उच्च भूमि। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा यह होगा दक्षिण मध्य उच्च भूमि। आपको शायद याद होगा कि मैंने अपने प्रथम लेक्चर में आपको बताया था कि हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत को हमने कुल 8 भागों में विभाजित किया था, कुल 8 भागों में विभाजित किया था। और प्रायद्वीपीय भारत क्या है? तो हमने यह समझा था कि भारत के संदर्भ में कि भारत को कुल 4 भागों में विभाजित किया था। पहला प्रायद्वीपीय भारत का पठार, दूसरा हिमालय पर्वत श्रृंखला, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसे हमने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान के नाम से जाना था। और चौथा जो हमारा पार्ट था दोस्तों वह था हमारा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट तथा हमारे द्वीप समूह। ठीक है, तो उसी का हम पहला भाग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को कुल 8 भागों में विभाजित किया था। पहला था उत्तर मध्य उच्च भूमि, इसको हमने 2 रूपों में पढ़ा। एक पढ़ा था हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा मालवा के पठार के रूप में। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों दूसरा पार्ट दक्षिण मध्य उच्च भूमि। तो आइए हम समझते हैं दक्षिण मध्य उच्च भूमि के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होगी। आपकी हेडिंग क्या होगी? दक्षिण मध्य उच्च भूमि। ठीक है, चलें दक्षिण मध्य उच्च भूमि हम इसे समझते हैं मैप के माध्यम से। सबसे पहले ये रहा आपका दक्षिण भारत, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया, ये आपका पूर्वोत्तर भारत, चले अब देखें, हमने इस वाले क्षेत्र में पढ़ा था, यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहां पर हमने पढ़ा था यह है सतपुड़ा श्रेणी। क्या है भाई? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में थी सतमाला की पहाड़ी, यहां पर है अजंता की पहाड़ी। ठीक है, सभी का नामकरण हम करते हैं। यह रहा आपका अरावली पर्वत, इसे हम कहेंगे विंध्याचल। यह हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, यह सतमाला की पहाड़ी, इसे हम कहेंगे अजंता पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो हमने यह पढ़ा था कि जो उत्तर मध्य उच्च भूमि है इसे हमने अरावली पर्वत श्रृंखला, और दूसरा रूप हमने पढ़ा था इस क्षेत्र में फैला हुआ था जिसे हमने मालवा के पठार के रूप में समझा, जिसे हमने मालवा के पठार के रूप में समझा। चीजें समझ में आई? अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण मध्य उच्च भूमि। क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण मध्य उच्च भूमि। तो दक्षिण मध्य उच्च भूमि यह वाला क्षेत्र होगी, यह वाला जो पूरा क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा? आपका दक्षिण मध्य उच्च भूमि। और दक्षिण मध्य उच्च भूमि को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से। ऊपर वाला भाग आपका कहलाएगा बुंदेलखंड का पठार,
बुंदेलखंड का पठार, और इसे कहेंगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी क्या? दक्षिण मध्य उच्च भूमि। इसे आप दो भागों से में इस तरह से विभाजित कर लीजिए, क्योंकि दक्षिण मध्य उच्च भूमि को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा क्या? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। जो दूसरा भाग होगा बघेलखंड का पठार। तो इस तरह से हमें दो भागों में पढ़ना है। चीजें समझ में आई? अब देखें आगे। अच्छा, इस बात को समझो आप लोग। यह रही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और यह रहा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में एक नदी घाटी है। इस नदी घाटी को कहा जाता है नर्मदा नदी घाटी। यह क्या होगी भाई? नर्मदा नदी घाटी। ठीक है। दूसरी बात समझे, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है। इसे कहा जाता है, इसका नाम होगा दोस्तों ताप्ती नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी। ठीक है। अब इस बात को समझे आप लोग, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार अर्थात दक्षिण मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में, हमें पढ़ना है बुंदेलखंड के पठार के बारे में, हमें पढ़ना है बघेलखंड के पठार के बारे में। चीजें समझ में आई? तो क्रम से हम तीनों चीजों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में, फिर पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में, और फिर पढ़ेंगे बघेलखंड के पठार के बारे में। चीजें समझ में आई? चलो, अब धीरे धीरे करके हम तीनों टॉपिकों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यह हमारा पहला टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि यहां से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में, और साथ ही में मेंस में इसे लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले समझे, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसे हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में पढ़ा था। अरावली पर्वत श्रृंखला जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, तो यह बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जब निर्माण हुआ था तब यह एक वलित पर्वत का उदाहरण हुआ करता था, परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ उसकी ऊंचाई घटते गई और अब वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसी तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला की ही तरह से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी पहले इसकी ऊंचाई अधिक हुआ करती थी, परंतु अपरदन एवं निक्षेपण के कारण विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई अब क्या हो चुकी है? कम। इस वजह से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला प्राचीन पर्वत है। दूसरी मुख्य विशेषता यह हो जाएगी, यह पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट लिखेंगे से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला प्राचीन समय में बहुत ऊंची थी, परंतु अपरदन एवं निक्षेपण की क्रिया से इसकी ऊंचाई क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। दूसरी बात समझे, यह रही आपकी नर्मदा नदी घाटी। देख पा रहे हो आप लोग, यह रही भाई आपकी नर्मदा नदी घाटी और यह रही आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो आप बहुत ध्यान से देख पाओगे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यह मालवा के पठार के दक्षिण में एवं नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में है। अगर स्थिति की बात करें तो मालवा के दक्षिण में तथा नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में है।
नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में है। चले अगली विशेषता क्या हो जाएगी समझें। अब यहां मैप में देख पा रहे होंगे कि नर्मदा नदी घाटी के समानांतर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। अगली विशेषता क्या हो जाएगी, यह श्रृंखला नर्मदा नदी घाटी के समानांतर है। नर्मदा नदी घाटी के समांतर है। समझ पाए आप लोग। चले अब बात कर लेते विस्तार की। अब किसकी बात कर लेते, विस्तार की। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को। अब बात करते हैं विस्तार की। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसका विस्तार समझिएगा। गुजरात के जोबट से होते हुए इसका कुछ क्षेत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी जाता है। फिर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक इसका विस्तार है। बिहार में कहां तक, तो सासाराम तक। इस तरह से आप समझ सकते हो। गुजरात का जोबट जिला से शुरुआत होती है, फिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई की अगर चर्चा करें, लंबाई, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई दोस्तों 1050 किलोमीटर है। लंबाई कितनी होगी, 1050 किलोमीटर है, ठीक है। चले बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। क्या इतनी चीज समझ पाई आप लोगों, इतनी चीज समझ गए होंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं लिखने के बाद मिटा दे रहा हूं भाई, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे सब लिखेंगे, ठीक है। चले बात करते हैं ऊंचाई की। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक है। 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक इसकी ऊंचाई होगी। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल शिखर। गुडविल शिखर को हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है कालूमार शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल शिखर। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर। गुडविल शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 752 मीटर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, समझे। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, अब बहुत ध्यान से समझना, यहां से मैं कुछ चीजें मिटा दे रहा हूं। देखें, मैंने आपको बताया था कि मालवा का पठार जो है, मालवा के पठार का ढलान उत्तर की ओर है। उत्तर से एक बहुत बड़ी विशाल नदी आती है भारत की, गंगा नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, इसका नाम है यमुना नदी। यह बह रहा मध्य प्रदेश, ये क्या है, मध्य प्रदेश, इतना वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हमने कहा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगर यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहां नहीं होती तो गंगा नदी इस तरह से प्रवाहित होती दक्षिण की ओर, परंतु यहां पर उच्चावच है, इस वजह से गंगा नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया। दूसरी चीज समझो, यहां से निकलने वाली नदी दक्षिण में तो जा नहीं सकती, क्योंकि दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और हमने यह भी देखा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की वजह से मालवा के पठार है, इसका ढलान उत्तर की ओर है। तो यहां से बहने वाली, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर से बहने वाली नदियों
का पूरा जो जल है ये गंगा नदी बेसिन में जाता है। और इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में निकलने वाली नदियों का जल नर्मदा नदी के माध्यम से खंबात की खाड़ी में गिरेगा, या फिर यहां से निकलने वाली कुछ नदियां दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाएगी या अरब सागर में जाएगी, लेकिन गंगा नदी में नहीं जाती। तो इस तरह से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है गंगा नदी और नर्मदा नदी बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, मिटा रहा हूं मैं। अगली विशेषता, यह पर्वत गंगा नदी एवं नर्मदा नदी बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य करता है। इतनी चीज समझ में आई। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो है ये गंगा नदी और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करेगा। चीज समझ पा रहे हो भाई आप लोग? शायद इतनी चीज आप समझ गए होंगे। दूसरी विशेषता विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की यह है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत ऐसे दो पर्वत हैं जिनका नाम राष्ट्रगान में उल्लेखित होता है। जब आप राष्ट्रगान गाते हो तो विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम लिया जाता है। तो क्या लिखोगे? राष्ट्रगान में विंध्याचल एवं हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम आता है। तो यह विशेषता हमने किसकी पढ़ी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। अब हम पढ़ते हैं अगला भाग। अगला भाग होगा भाई, क्या पढ़े हम? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बारे में समझिए। देखें, मैं यह वाली चीजें फिर से बता देता हूं आप लोगों को। यह रही आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में इस तरह से समझे, यह है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है दोस्तों चंबल नदी। इस नदी का नाम क्या होगा? चंबल नदी। चंबल नदी। ठीक है, दूसरी चीजें समझे। यहां से एक नदी आई थी, इस नदी का नाम है यमुना नदी, और यह भारत की सबसे बड़ी नदी रही गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, अब चूंकि गंगा एवं यमुना नदी के द्वारा इस वाले क्षेत्र में जलोढ़ मैदान का निर्माण कर दिया गया है। किसका? जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की स्थिति के बारे में सबसे पहले समझते हैं। इसकी स्थिति क्या होगी? देखें, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में यमुना का मैदान है। क्या समझे आप लोग? बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में यमुना का मैदान है। दूसरा, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर पश्चिम में चंबल नदी है। उत्तर पश्चिम में क्या है दोस्तों? चंबल नदी। दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या मिलेगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण में बघेलखंड का पठार स्थित है। तो स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर में यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा? चंबल नदी। चंबल नदी। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर दक्षिण में बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो यह बुंदेलखंड की स्थिति हो गई।
ठीक, दूसरी चीजें समझे, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? चले अब आगे पढ़ते हैं भाई। बुंदेलखंड का पठार जो है यह सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। ये मिटा देता हूं मैं। बात करें इसके विस्तार की, विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं इसमें, ठीक है, जैसे बांदा जिला, हमीरपुर, बांदा जिला, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन। यह उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले होंगे। कौन कौन से जिले समझते हैं? मध्य प्रदेश के सबसे पहले समझे निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया का कुछ भाग, छतरपुर, पन्ना। यह पूरे क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पाए आप लोग? आगे पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसे थोड़ा मैप में समझिए। मान लो कि ये जो छोटा सा पठार मैंने यहाँ पर बनाया है, इसे एक वृहद भाग में पढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका कुछ भाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और कुछ भाग है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 4 जिले हमने देखे। ठीक है, सबसे पहले बांदा जिला, ठीक है, फिर हमने पढ़ा हमीरपुर, ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? ललितपुर, फिर हमने पढ़ा जालौन। यह जिले कहां पर है? आप बताओगे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, जहां पर बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, जैसे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, दतिया। समझ में आया आप लोगों को? अब हम बात कर लेते हैं कि बुंदेलखंड के पठार से निकलने वाली नदियों की। ठीक है, यहां पर ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है। जब भी नदियों की बात करेंगे तो यह मत समझिएगा कि इसका उद्गम स्थल वही है। जब भी मैं नदियों की बात करूंगा, आप इस तरह से समझे कि इसका प्रवाह क्षेत्र भी उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां से निकलने वाली कुछ नदियां हैं, इसे भी मैप के माध्यम से समझे आप लोग। ठीक है, चलिए, सबसे पहले रायसेन के कुमरा गांव से एक नदी निकलती है और यह बुंदेलखंड के पठार से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती। इस नदी का नाम है दतिया नदी नहीं, इसे हम कहते हैं, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इस नदी का नाम है दोस्तों बेतवा नदी। ठीक है, और कुछ नदियां हैं, जैसे धसान नदी, इस तरह से निकलती है केन नदी। यह यहाँ की कुछ नदियां हैं। बुंदेलखंड के पठार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा बेडलैंड बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। कहां पर? बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। तो यह हमने चर्चा की बुंदेलखंड के पठार की। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों बघेलखंड का पठार। ठीक है,